हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने से पहले एक बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमपी भोज यूनिवर्सिटी का, प्लीज़ वो एक बार दोबारा समझ लें, तभी आप लोग काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपके ये 200 रुपये भी बच जाएंगे, क्योंकि बाद में आप लोग बाहर हो ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हो तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो बेहतर है आप लोग एक बार दोबारा क्वालिफिकेशन को समझ लें, देन उसी के बाद आप लोग अप्लाई करें, भले ही आपने भर दिया हो उस टाइम पे। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओडीएल का मैंने बताया था, इवन मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी इसकी रिगार्डिंग। तो इसका यही है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने यही बोला हुआ है इसमें कि स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त, मतलब आपकी जो बीए है या जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी 50% मार्क्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग या कोई इसके जैसा ही कुछ कोर्स मतलब कोई अपनी स्टडी की है तो उसमें इन्होंने 55% मांगा है। अगर आपके पास 0.00 भी कुछ कम है ना, तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। अभी दूसरा सबसे बड़ा है कि आपका जो डीएलएड है, जो आपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए किया हुआ है, वो कोर्स आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए। आपने खुद उसको फेस किया हो, खुद आप जाकर वहाँ पर आपने स्टडी की हो। क्योंकि जैसे अब ये एमपी भोज यूनिवर्सिटी है, ये भी डीएलएड करवाती है ओडीएल माध्यम से। ठीक है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो नहीं चलेगा आपका। या तो कोई एनसीटीई से कोई फेस टू फेस मोड पे कोई उन्होंने कोई कार्यक्रम हो वो आपने अटेंड किया हो, या फिर आपने डीएलएड किया हो या बीटीसी किया हो, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है। वो फेस टू फेस मोड इन द सेंस रेगुलर आपने किया हो, खुद आपने अपनी प्रेजेंस दी हो वहाँ पे, तो ही वैलिड होगा। बहुत से कैंडिडेट है जो एनआईओ से किया हुआ है, वो वैलिड नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग फॉर्म मत भरिए, क्योंकि बाद में आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर बोला हुआ है कि कुछ भी जो आपने किया हुआ है डिस्टेंस से, मतलब जो आपका डीएलएड वगैरह है बीटीसी, वो नहीं चलेगा, आपका रेगुलर होना चाहिए। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। देन उसके बाद जो डीएलएड है, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, बीएड ओडीएल में आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा है, बट आपने शो कर दिया है तो आप लोग दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी लोग वर्किंग है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो प्राइवेट स्कूल में भी कर रहे हैं, और वैसे तो प्राइवेट का इतना नहीं है बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको शो करना होता है कि मतलब क्योंकि स्कूल में तो वो बोलकर ही बीएड करते हैं ना, तो उनको एनओसी लेनी होती है। तो वो एनओसी का फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एनओसी आप किस तरीके से ले सकते हैं अपने स्कूल से, तो यही था यहाँ पर। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। देन उसके बाद हमारा है डीएलएड। डीएलएड वही कर सकते हैं एमपी भोज यूनिवर्सिटी से जो एमपी में रहते हैं, मतलब एमपी में रहते भी है और एमपी के ही किसी स्कूल में वो पढ़ाते हैं, और उन्हें 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। और एमपी में ही अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप एज अ गेस्ट टीचर वहाँ पे वर्किंग है, भले वो प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, तो आप मान्यता मतलब आपको ये एलिजिबिलिटी मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने फॉर्म फिल कर दिया है गलती से, और आपको काउंसलिंग के लिए मैसेज आया है और नहीं भी आया है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए सबको फॉर्म फिल करना है, तो प्लीज़ फॉर्म फिल मत करना। ठीक है, क्योंकि बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ एमपी के है उन्हें कोई भी एससी एसटी ओबीसी कुछ भी नहीं मिलेगा उनको इसका बेनिफिट, क्योंकि आप एज अ जनरल काउंट होते हो। मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं सेंट्रल लेवल की जॉब में, या सेंट्रल लेवल की जॉब में ही बेसिकली हमारा चलता है। जैसे केबीएस का एग्जाम है, तो केबीएस में आप कहीं भी रहते हैं भारत के किसी भी स्टेट में, तो आप अगर एससी है तो एससी माने जाएंगे, एसटी है तो एसटी माने जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टेट वाइज पर जाते हैं तो आप जनरल ही काउंट होते हैं। अभी जैसे कोई एमपी का व्यक्ति अगर राजस्थान से कोई कोर्स वगैरह करेगा तो वो जनरल माना जाएगा, भले वो एमपी में ऐसे ही क्यों ना हो। तो इसी तरीके से काफ़ी कैंडिडेट्स राजस्थान से हैं, तो वो एमपी में भले उन्होंने भर दिया हो उस टाइम पे, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये मतलब फॉर्म मत भरना। ठीक है, ये मेरा पर्सनली सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, भरना चाहो तो भर सकते हो। और देन इसी तरीके से हमारा ये स्पेशल बीएड का है। स्पेशल बीएड में इन्होंने मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स के अंदर वो मिलेगा एससी एसटी ओबीसी वालों को। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कुछ मतलब छूट दी जाएगी, जो आई थिंक यहाँ पर था कि उनको कुछ ऐसे एज कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है। ठीक है, उनको आई थिंक 10 मार्क्स की छूट थी। ठीक है, और इसमें 50% मार्क्स चाहिए। और ठीक इस तरीके से आपने कोई टेक्निकल मतलब करिकुलम में अगर आपने एजुकेशन अपनी की है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा निःशक्त संतान होने के माता पिता को, मतलब अगर आपके बच्चे ऐसे हैं मतलब डिसेबल हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या तो आपके बच्चे डिसेबल हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऊपर एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और या फिर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब जो आरसीआई से अप्रूव होते हैं वहाँ से कोई कोर्स वगैरह किया हो। ठीक है, हमारे संस्थान निःशक्त जन का प्रमाण पत्र होने पर, सॉरी ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब डिसेबिलिटी का। ठीक है, थर्ड वन इज कि आपके पास आरसीआई से अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, सॉरी। तो आप अगर इसे पूरा करते हैं तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज फॉर्म मत भरना। और प्लीज़ मुझे लगता है कि अभी भी डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई डाउट रह गया है इस वीडियो में जो मैंने नहीं बताया है वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।